हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे राइटिंग। एन ऐसे इज अ रिटन कॉम्पोजिशन विच गिव्स एक्सप्रेशन टू वंस पर्सनल ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। इट कंसिस्ट of 3 or more paragraphs where each paragraph is an expansion of an idea related to the topic। ठीक है बच्चों, ऐसे होता है आपका रिटन कॉम्पोजिशन होता है जिसमें लिखने वाला उसमें अपने आइडियाज़ डालता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके 3 या 3 से ज़्यादा पैराग्राफ होते हैं क्योंकि आप अपने टॉपिक के बारे में उसमें क्या करते हो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, द राइटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, पहला है आपका चॉइस of the topic, second है आपका collection of ideas, organizing the ideas, writing the essay, revising the essay, writing the final draft। main component of an essay। ठीक है, first है आपका the paragraph with which you begin your essay is called the introductory paragraph। the introductory paragraph should be an introduction of your essay in brief and should also capture the interest of the reader so that he may feel encouraged to read further। ठीक है, आपका जो ऐसे का पहला पैराग्राफ होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन का होना चाहिए जो कि आपके टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन को दर्शाता हो। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन इतना अट्रैक्टिव, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि रीडर उसे और पढ़ने में उत्सुक हो। द बॉडी ऑफ एन ऐसे comprises 2 more paragraphs। Each paragraph should explain a separate idea related to the topic। ठीक है, अब आपका जो सेकंड पैराग्राफ होना चाहिए वो आपके टॉपिक का मेन पैराग्राफ होना चाहिए, मतलब आप उसके बारे में अब अपने सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, थर्ड, द पैराग्राफ दैट कम्स एट द एंड इज द कंक्लूजन ऑफ योर composition and therefore called concluding paragraph। The concluding paragraph marks the completion of your essay। It should reinforce the main idea stated in the beginning of the essay। ठीक है, जब आप ऐसे अपना एंड करते हो, ठीक है, तो आप उसके लास्ट में कंक्लूजन देते हो। ठीक है, आप उसके बारे में बताते हो कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ था, फिर वहाँ पे कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन देके उसको क्या करते हो, एंड करते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पहले ऐसे की तरफ जो कि है द इंडिपेंडेंस डे। द इंडिपेंडेंस डे इज वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। It is celebrated on August 15। On this day in 1947, India got freedom from the British rule। On this day, the Prime Minister of India unfurled the national flag on the Red Fort। He also addresses the nation on this historic occasion। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब इस दिन क्या होता है, इस दिन जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है वो लाल किले में जाके झंडा लहराते हैं और अपने नेशन को एड्रेस करते हैं। ठीक है, ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर रिमाइंड द पीपल अबाउट द ग्रेट सेक्रीफाइसेस मेड बाय द लीडर्स ऑफ इंडिया टू अचीव इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री। दस ही एम्फसाइज द importance of national unity and integrity of India। He also analyzes the achievement of his government and what is proposed to be done in future। ठीक है, अब उस दिन वो झंडा तो लहराते हैं प्राइम मिनिस्टर और अपने देश को बताते हैं कि कैसे इतने सारे लोगों ने कुर्बानी दी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। ठीक है, और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताते हैं कि हम आगे देश के लिए और क्या क्या करने वाले हैं। The Independence Day is celebrated in every village, town and city of India। It is celebrated in every school and college। It is also celebrated in Indian embassies and high commissions in foreign countries। In the evening, poetic conventions, music concert and enactment of plays are organized in the capital and at many other प्लेसेस। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि इंडिपेंडेंस डे को हर जगह मनाया जाता है इंडिया में, मतलब चाहे गांव हो चाहे शहर हो उसे इक्वली हर जगह मनाया जाता है। ठीक है,
बल्कि जो जितने भी एम्बेसीज और जितने भी हाई कमीशंस होते हैं फॉरेन कंट्री में, ठीक है, जैसे इंडियन एम्बेसीज फॉरेन कंट्री में बसी हुई हैं या वहाँ पे उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। चिल्ड्रन ऑल्सो एंजॉय दिस डे। ऑन दिस डे ऑल स्कूल्स, ऑफिसेज, कॉलेजेस, बैंक एक्सेट्रा रिमेन क्लोज्ड। मैनी पीपल गो फॉर अ पिकनिक, मूवी एंड ऑर्गेनाइज फैमिली गेट टुगेदर। अब 15 अगस्त को सबकी छुट्टी होती है, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, बैंक, ऑफिसेज सब बंद होते हैं, तो सब लोग कैसे ना कैसे अपने इस दिन को यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक पे जाते हैं, कुछ लोग फैमिली गेट टुगेदर करते हैं। Everywhere we see an atmosphere of happiness and pleasure. Children and adults fly kites on this day. Tricolors balloons are also released in the sky. It is a festival of joy when people are in high spirit, but we should not forget those noble souls who laid down their lives to give us freedom from the British rule. ठीक है, अब इस दिन क्या होता है, इस दिन लोग जो होते हैं, मतलब जितने भी लोग होते हैं, बच्चे सारे क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और ट्राई कलर के बलून भी जो होते हैं वो हवा में छोड़े जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर सामूहिक तौर पे आप लेके चलो तो इस दिन सारे के सारे लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि हमें इस दिन को इसलिए भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इस दिन बहुत से लोगों ने क्या किया था, बहुत से लोगों ने क्या की थी, कुर्बानी दी थी अपनी जान की। क्यों? क्योंकि वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। किससे? ब्रिटिशर से आज़ाद कराना चाहते थे। तो हमें उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए, उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे की तरफ जो कि है दिवाली के ऊपर। ठीक है, दिवाली फेस्टिवल इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। इट अकर्स ऑन द 15th day ऑफ द कार्तिका। दिवाली इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, दिवाली जो है वो इंडिया का सबसे फेमस त्यौहार है। ठीक है, ये 15वें दिन में मनाया जाता है। कार्तिक का जो महीना होता है उसके 15 दिन में मनाया जाता है और इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। ड्यूरिंग दिवाली इंडियन होम्स आर क्लीन एंड विंडोज आर ओपन टू वेलकम लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ। लैम्प, लाइट एंड कैंडल्स आर लिट एज अ ग्रीटिंग ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। अब दिवाली के दौरान क्या होता है, जब दिवाली आने वाली होती है ना, तो क्या करते हैं लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग वाइट वॉश भी करते हैं और अपनी विंडोज़ को खुला रखते हैं ताकि लक्ष्मी माता घर के अंदर आ सके। ठीक है, इस दिन सुबह से वो पूजा पाठ में लग जाते हैं, अपने घर को सजाते हैं ताकि लक्ष्मी माता उनसे खुश हो। गिफ्ट्स आर एक्सचेंज एंड स्वीट्स, फेस्टिवल्स, मील्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिवाली बिकॉज देयर आर मैनी कास्ट and religions in India. There are myriad manifestations of Diwali festival. ठीक है, अब इस दिन लोग क्या करते हैं, स्वीट्स बांटते हैं, आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर अपने घरों में टेस्टी खाना बनाते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ही अलग अलग तरह के कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से दिवाली को मनाते हैं। In some places the festival begins with Dhanteras, a day set aside to worship Lakshmi. In the Indian culture, wealth is not viewed as a corruptive power. Instead, a wealthy person is considered to have been rewarded for good deeds of past life, i.e. karma. ठीक है, अब बताया जाता है कि दिवाली से पहले 2 दिन पहले क्या आता है, धनतेरस आता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई हम क्या करें, लक्ष्मी जी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। ठीक है, और हमारे पास पैसों की कोई कमी ना हो। ठीक है, On the second day of festival, Kali, the goddess of strength, is worshipped. ठीक है, जब दिवाली का सेकंड डे होता है, मतलब दिवाली से एक दिन पहले, उसमें क्या होता है, जो काली माँ होती है उनकी पूजा की जाती है। On the third day, lamps are lighted and shone brightly in homes. The lamp symbolize knowledge. ठीक है, अब थर्ड डे मतलब दिवाली वाले दिन क्या होता है, घरों में दिए जलाए जाते हैं, लैम्प्स जलाए जाते हैं और लैम्प्स को नॉलेज का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, The 4th day of Diwali falls on the 1st day of the lunar new year. ठीक है, at this time old business accounts are settled and new books are opened. The books are worshipped in a special ceremony by Indian priests and participants are encouraged to remove anger, hate and jealousy from their
लाइव्स। ठीक है बच्चों, जो दिवाली का 4th डे होता है उसको लूनर न्यू ईयर माना जाता है। ठीक है, जितने भी व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी अकाउंट बुक, पुरानी अकाउंट बुक को क्लोज करते हैं और न्यू अकाउंट बुक को चालू करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बुक्स की पूजा की जाती है पंडितों द्वारा। ठीक है, और उनसे ये प्रार्थना भी की जाती है कि हमारी लाइफ से गुस्सा, जितना भी मतलब एंगर है, वो सब क्या है, हमारी लाइफ से निकल जाए। On the last day of the festival, Bali, an ancient Indian king, is recalled and remembered. Bali had destroyed the centuries-old philosophy of the society. ठीक है, जो लास्ट डे होता है दिवाली का, उस दिन जो बाली था, जो पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करता था, उसे याद किया जाता है। उसने क्या किया था, उसने जितने भी हमारी फिलोसफी है सोसाइटी की, उसको नष्ट किया था। ठीक है, However, in addition to this, he is remembered for being a generous and kind person. Hence, the significance of this day is to see the good in others, including enemies. ठीक है, ये करने के बाद, नष्ट करने के बाद उसको एक जनरस, मतलब उसको एक दयालु इंसान के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, और इसलिए भी याद किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर किसी में अच्छाई देखनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। The Jain communities of India celebrate Diwali as New Year's Day. Lord Mahavira, the founder of Jainism, attained his nirvana on the day of Diwali. ठीक है, जो जैन लोग होते हैं ना, वो दिवाली को न्यू ईयर की तरह मनाते हैं, क्योंकि इस दिन उनके जो लॉर्ड थे महावीरा, भगवान महावीर क्या थे, उन्होंने अपने निर्वाणा को हासिल किया था। कब किया था, दिवाली वाले दिन उन्होंने निर्वाणा हासिल किया था। Sikhs celebrate Diwali to express joy at the return of the 6th Guru to Amritsar in 1620. Emperor Jahangir has imprisoned him along with 52 हिंदू किंग्स। ठीक है, तो बच्चों जो सिख लोग होते हैं ना, दिवाली को बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि उनके जो 6 गुरु थे वो उस दिन अपने घर लौटकर वापस आए थे। कब, 1620 में। ठीक है, उनको जहांगीर द्वारा ना कैद कर लिया गया था, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। किसके साथ, 52 अदर किंग्स के साथ। The Guru was granted freedom but refused to live until the kings were also released. Diwali is by far the most enthusiastically enjoyed festival in India. ठीक है, ये कहा जाता है कि गुरु को, जो उनके 6 गुरु थे, उनको फ्रीडम तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन वो चाहते थे कि वो अकेले उनको रिलीज़ ना किया जाए, उनके साथ बाकी के जो 52 किंग्स हैं, 52 किंग्स हैं, उनको भी रिलीज़ किया जाए। ठीक है, People of different nationalities, races, religions and backgrounds come together to share their joys, generating a feeling of universal brotherhood and inter-religious harmony. ठीक है, different religions के, different caste के लोग आपस में मिलकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे था दिवाली के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने 3rd ऐसे की तरफ, जो कि है कंप्यूटर एजुकेशन फॉर किड्स। Computers have become a common and needed part of life in today's society. Young children typically begin to show an interest in the home PC since their toddler years. ठीक है, अब बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक क्या बन गया है, हिस्सा बन गया है। ठीक है, अब जो यंग चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, अपने पीसी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं। प्री स्कूल एज चिल्ड्रन कैन लर्न टू टर्न द computer on by themselves and will quickly learn to operate the mouse. ठीक है, अब प्री स्कूल में बताया गया, प्री स्कूल में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीख जाते हैं अपने कंप्यूटर को ऑन करना और माउस को चलाना। Simple games that teach and reinforce basic school readiness skills are great for this age. Computer education for preschool age children should be limited to short sessions of about 30 minutes a few times a week. अब बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए आधा घंटा बहुत होता है कंप्यूटर सीखने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, माउस चलाते हैं, उसमें छोटे मोटे गेम्स ही खेल पाते हैं। मैंने चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ ऑफर कंप्यूटर टाइम एज पार्ट ऑफ देयर वीकली करिकुलम फॉर प्री स्कॉलर्स। स्ट्रक्चर्ड गेम एंड एक्टिविटीज़ गिव यंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द वे अ कंप्यूटर वर्क। ठीक है, अब जितने भी चाइल्ड केयर आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, आपको कंप्यूटर कोर्स प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जो एजुकेटिव गेम्स है वो उसमें खेल करके आप उसको अच्छे से सीख सकते हो। गेम्स दैट रिक्वायर ड्रैगिंग ऑब्जेक्ट अक्रॉस द स्क्रीन
आर एक्सीलेंट फॉर बिल्डिंग माउस स्किल इन बिगनर्स यूज़र। ठीक है, जो गेम्स जो क्या करते हैं, जो ड्रैग करके लाते हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ को ड्रैग करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेके आ रहे हो, ठीक है, उससे क्या होता है, वो अपना माउस चलाना ईजिली सीख पाते हैं। By first grade, children have usually gained a good understanding of how to use a mouse and they are learning to use keyboard letter to type. अब जो स्टार्टिंग के ग्रेड्स होते हैं, जैसे आपके जो शुरू के क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आप सीख पाते हो कि हाँ ये कंप्यूटर है, ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसके कीबोर्ड है, आप उसको कीबोर्ड को चलाना सीख पाते हो और उसमें लेटर्स को क्या कर पाते हो, ईजिली टाइप कर पाते हो। गेम्स लाइक टाइपिंग इंस्ट्रक्टर for kids can help young children become fast and efficient computer user. Early elementary age children are ready to move beyond simple reinforcement and skills drill activity to the many different function of a computer. ठीक है, अब बच्चा कीबोर्ड चलाना सीख जाता है तो उसमें क्या है, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर करके एक गेम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप इजीली वहाँ पे टाइप करके उस गेम के थ्रू कीबोर्ड चलाना सीख पाते हो। ठीक है, First to third grades should use the computer as a supplement for their classroom work. A student studying about stars and planets can use the internet to search for pictures and information about constellations. An assignment about Africa can include a search for videos of African animals. Allow your children to work at his own but stay close by to prevent access to inappropriate कंटेंट एंड टू आंसर एनी क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो शुरू के ग्रेड होते हैं, फर्स्ट टू थर्ड के जो ग्रेड के बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इजीली इतना मतलब कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं कि वो अपने कंप्यूटर से इजीली प्रिंट आउट निकालना, चीज़ों को सर्च करना वो इजीली सीख जाते हैं। लेकिन ये सब पेरेंट के गाइडेंस के अंदर होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए कि उनका बच्चा कंप्यूटर पे क्या काम कर रहा है। Grades level skills can be practiced and enhanced with maths, reading and spelling computer games. There are a number of kid-friendly websites that provide search engines, games and interaction opportunities. ठीक है, अब बताया गया है कि आप कंप्यूटर में अपने सब्जेक्ट रिलेटेड गेम्स खेल सकते हो। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आप गूगल पे या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो बहुत सारे ऐसे गेम्स जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, Computer education for children should also include writing and creative writing activities. First graders are beginners to familiarize themselves with the keyboard and can write short letters or emails. By second and third grade, children can use word processor programs or writing software designed for children to write and publish their own short stories and poems as well as use email to write to relatives. तो बच्चों से बताया गया जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं वो इतना कंप्यूटर सीख पाते हैं, उनको इतना कंप्यूटर सीखना चाहिए कि वो छोटे मोटे लेटर टाइप कर सके और मेल्स भेज सकें। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड ग्रेड वाले बच्चों के लिए बताया गया है कि वो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम चला सकें, उसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, और बाकी के जो राइटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको इस तरह से वो डिज़ाइन करें कि उसमें क्या है, अपने लेटर्स या अपने पोएम, वो कुछ भी राइट अप उसमें अपने पब्लिश कर सकें और अपने मेल को एक्सेस कर सकें, उसे यूज़ कर सकें या फिर अपने रिलेटिव्स को लिख सकें। ठीक है, तो ये ऐसे था कंप्यूटर के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे माय मदर के ऊपर। माय मदर, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही मेड मदर्स। My mother name is dash, she is dash year old. She comes from a respectable family of Prayagraj. Her father was a wheat trader and her mother was a devout lady. She is a graduate. She is a housewife but she takes active interest in our studies and personality development. ठीक है, अब इसकी शुरुआत ऐसे की गई है कि बताया गया है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने क्या बनाई, माँ बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है अपनी मदर का नाम और वो कितने साल की है। ठीक है, अब उनके बारे में बताया गया है कि वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब उनके फादर के बारे में बताया, मतलब मेरे नाना जी। ठीक है, आप अपनी मम्मी के पापा को क्या बोलते हो, नाना जी बोलते हो, है ना। तो बताया गया है कि उनके फादर जो है एक वीट ट्रेडर हैं और उनकी
मम्मा क्या है, एक डिवोट लेडी है, मतलब वो धार्मिक लेडी है, ठीक है। अब वो अपनी मम्मी के बारे में बताता है कि मेरी मम्मी जो है वो ग्रेजुएट है और वो एक हाउसवाइफ है और घर के काम करने के साथ साथ वो हमारी स्टडीज़ में भी हमारी हेल्प करती है, ठीक है। माई मदर्स डेली रूटीन स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग. शी इज़ द फर्स्ट मेंबर टू राइज इन द फैमिली and then she works the whole day till late into night when she is the last member to go to bed. She look after all our needs skillfully. She keeps all of us satisfied. We find our house tidy, food tasty and clothes clean only because of her. वो बच्चा अपने मदर के डेली रूटीन के बारे में बताता है कि उसकी मदर जो है वो सुबह जल्दी उठ जाती है, ठीक है, घर के सारे काम करते हैं, घर को साफ रखना, फिर सबके लिए खाना बनाना, ये उनका क्या है, डेली रूटीन है, ठीक है। अब वो रात को भी सारा सामान समेट के, सारा किचन साफ ऑफ करके ही सबसे लास्ट में अपने बेड पे सोने जाती है, ठीक है। She passes her free time reading books and magazines. Her favorite magazine are the Woman Era and the Reader's Digest. Her hobby is gardening. She has a number of plants in her small kitchen garden. In the afternoon, she sits with other women of the locality. She is much respected in the neighborhood due to her good qualities. She helps the other women whenever any need arises. She showers all her affection and love upon each family member. I am proud of my मदर, ठीक है। अब वो बताता है कि वो अपना दिनचर्या कैसे बिताती है, ठीक है। घर में रह के वो जब हम स्कूल चले जाते हैं, पापा ऑफिस चले जाते हैं, तो अपना दिन कैसे बिताती है, वो बुक्स और मैगजीन पढ़ के अपना दिन बिताती है, ठीक है। उसके बाद उनका एक छोटा सा गार्डन है, किचन गार्डन, वहाँ पे वो प्लांट्स को वाटर देती है, उनकी केयर करती है, ठीक है। फिर वो नेबर में कुछ लेडीज़ हैं, उनके साथ बात करके, चैट करके अपना दिन व्यतीत करती हैं, ठीक है। नेबर्स में भी, आस पड़ोस में भी मेरी मदर की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। जब भी उनकी ज़रूरत होती है वो हेल्प करने के लिए आगे जाती हैं और वो हमारी फैमिली के हर एक मेंबर से भी बहुत प्यार करती हैं और बहुत प्यार से रहती हैं, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी मदर को लेकर के बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, ठीक है। ये था ऐसे माई मदर के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे की तरफ, हेल्थ इज़ वेल्थ. Good health is necessary for happiness and success. Those who do not possess good health cannot enjoy any happiness in life. Life appears to be a burden to them. Although we sometimes find weak and ailing people enjoying happiness and doing good work in spite of bad health, such are few and exceptional. In the case of most people, bad health means misery and फेलियर, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमारी हेल्थ जो है वो हमारी वेल्थ है, मतलब अगर हम हेल्थी रहेंगे तो ही तो हम खुश रह पाएंगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छे से रहना चाहिए, हमने अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हाउ कैन वी कीप आवर हेल्थ? Only by knowing and carefully observing the rules of health. We must eat only good, plain and wholesome food. We must not eat too much or too little. We must eat as much as required to satisfy our hunger. Again, we should not take too many rich and dainty dishes which affect our health badly. ठीक है। अब बताया गया है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ रूल्स हैं। हमें सबसे पहले तो अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है। हमारा खाना क्या होना चाहिए? होलसम फूड से बना होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए? रिच इन फाइबर होना चाहिए, मतलब इसमें सारे मिनरल्स, सारे प्रोटीन्स होने चाहिए, ठीक है। हमें ना ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम खाना चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खाना चाहिए और हमें कम क्वांटिटी में भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इतना खाना चाहिए जो हमारी भूख को सेटिस्फाई कर सके, और हमें बाहर का रिच फूड, जो टेस्टी फूड होता है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। वी मस्ट टेक फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली. अ प्लगमैन और अ कूली हु वर्क्स हार्ड द होल डे मे नॉट need exercise, but those of us who do mental work need it most. We can get it in outdoor games, athlete sports, riding, running, walking और स्विमिंग एक्सेट्रा, ठीक है।
अब वो बता रहे हैं कि खाने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसमें बता रहे हैं जो कूली होता है वो क्या होता है, उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्या करता है, उसका काम ही होता है दिन भर सामान को इधर से उधर ढोना। लेकिन जो मेंटल वर्क करते हैं, जैसे कि जो ऑफिस जाते हैं या जो स्टूडेंट है जो बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको किसी न किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी जो है वो फिट रहे। ठीक है। We must take in as much or fresh air as possible. We must not live in rooms where there is not enough sunlight and where we do not get plenty of fresh air to breathe. Many of us ruin our health by living in closed, stuffy and ill-ventilated rooms and breathing foul air. We must remain out of doors for as long a time as we can. अब बताया गया है कि एक्सरसाइज के साथ साथ हमें अच्छी ताज़ी हवा भी लेनी चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे रूम में रहना चाहिए जहाँ पे क्या हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। ठीक है, अच्छे से हवा आती हो, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा फ्रेश एयर को इनहेल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रूम को या अपने आप को किसी बंद कमरे में स्टफ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बैड एयर जो होती है वो बाहर जा ही नहीं पाती और फ्रेश एयर अंदर आ ही नहीं पाती। तो क्या होता है, इससे हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट। इफ़ वी गो ऑन वर्किंग strenuously the whole day and do not take a rest at regular intervals, our health is affected badly. Proper rest is necessary for the upkeep of our health. Continuous work without rest is bound to affect our health badly sooner और लेटर। ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि एक्सरसाइज तो हमें करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ हमें रेस्ट भी करना चाहिए। अगर हम पूरा दिन भागते रहेंगे और क्या करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो भी हमारी हेल्थ पे असर करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट की भी बहुत आवश्यकता होती है। वी मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ स्लीप. Going to bed late and rising early will soon exhaust our nerves and ruin our health. Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise. Runs the proverb. We must have full sleep before we apply ourselves to our daily work. Oversleep is as harmful to our health as undersleeping is. Again, we must have sound sleep, i.e. sleep undisturbed by dreams. Only those who are weak and ailing do not enjoy sound sleep. ठीक है। अब रेस्ट के साथ साथ हमें नींद की भी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम दिन भर काम करते हैं और रात को जाके थक जाते हैं, तो फिर हमें सोना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप रात को लेट तक जागोगे, कोई ना कोई काम करोगे, सुबह फिर जल्दी उठ जाओगे, तो क्या आपको अच्छी नींद आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि हमारी बॉडी के लिए साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठ भी जाना चाहिए। ठीक है। We must avoid bad habits like drinking to excess, smoking, taking opium, addiction to drug and such secret voice the sap one's vitality and silently ruin one's body and mind. ठीक है, तो बच्चों बताया गया हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ गंदी चीज़ें होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स का लेना। ठीक है, इनसे हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। लास्टली, टू एंजॉय गुड हेल्थ आवर लाइफ मस्ट बी फ्री फ्रॉम टेंशंस एंड वरी विच पैरालाइज द वाइटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी सो मच दैट नो अमाउंट ऑफ नरिशमेंट कैन प्रॉपरली रिवाइटलाइज देम. A man suffering from mental stress can hardly be found enjoying radiant health. ठीक है, अब लास्ट में बताया गया है कि हमें एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छा एयर के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रेस फ्री भी रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारा माइंड ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, ताकि अगर हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा तो ही हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज फेयर इन इंडिया. विलेज फेयर सीम्स टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया. इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री फेयर्स आर हेल्ड. दे आर हेल्ड जनरली on the occasion of some religious festivals.
द साइट ऑफ द फेयर इज़ जनरली अ सैक्रेड प्लेस। ठीक है, अब बताया जाता है कि फेयर मतलब जो मेला होता है वो इंडिया में बहुत ही कॉमन है। जगह जगह पर जब जैसे मान लो दिवाली होती है, दशहरा होता है, तो बहुत सारे मेले जगह जगह लगाए जाते हैं। ठीक है, द स्पेशल फीचर ऑफ द विलेज फेयर इज दैट दे fulfill the need of the rural people. In olden days, when there were no good roads connecting villages with towns and cities, these fairs were very useful. Nowadays, the importance of village fair has been very much reduced. Now the fair is more a diversion than a necessity. Nowadays, fairs provide a change from the monotony of everyday lives. People go there for sightseeing एंड फॉर इन्जॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स। ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था, जो विलेज फेयर होता था, गांव का मेला होता था, उसको लोग इन्जॉय करते थे। क्योंकि क्या होता था पहले ज़माने में, क्या होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होता था, इतना वक्त लग जाता था। ठीक है, मतलब उस टाइम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम होता था, तो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करके, जैसे वो सुनते थे कि अरे उस गाँव में मेला लगा है, तो वो क्या करते थे, ट्रैवल करके उस गाँव में मेला देखने पहुँच जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज हुए हैं, ये विलेज का जो फेयर का जो चलन है, ये क्या हुआ है, धीरे धीरे कम हुआ है। ठीक है, in a fair, people come from far and near to sell their various articles. Temporary shops are constructed. They are arranged in various rows. Generally, shops of one kind are arranged in one row. On one side, there are shops of confectioners. On the other, there are shows of iron utensils. In the third down, there are shops of steel trunks. Then there are shops of blankets, carpets, toys, books, shoes, wooden articles, handloom, clothes, medicine, etc. ठीक है, अब मेले में बताया जाता है दूर दूर से लोग आते हैं अपना सामान बेचने के लिए। ठीक है, वहाँ पे बताते हैं कोई लोग जैसे कन्फेक्शन आते हैं, कोई हलवाई आता है, वो अपना सामान बेचता है, समोसे वगैरह बेचता है। ठीक है, लोगों को खाना वाना प्रोवाइड करता है। कई लोग होते हैं अपने वुडन चीज़ें, जितने भी वुडन से बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है, वो बेचने के लिए आते हैं। कई लोग कारपेट बेचने आते हैं। ठीक है, कई लोग स्टील के आइटम बेचने के लिए आते हैं। ऐसे वो क्या करते हैं, रोज़ में अपनी दुकानें वहाँ पर लगाते हैं ताकि लोग उनके सामान को देखें और उन्हें खरीद सकें। In a fair, there is a very brisk activity everywhere. Purchase and sale of article takes place, and there is a always a great rush. ठीक है, आपने मेले का देखा होगा सीन, अगर आप कभी मेले में गए होगे तो आपने देखा होगा वहाँ कितनी भीड़ होती है, कितना रश होता है। ठीक है, लोग इधर उधर से उधर भाग रहे होते हैं, किसी को सामान लेने की जल्दी होती है, किसी को खाने की जल्दी होती है, तो लोग क्या करते हैं, इधर से उधर भाग रहे होते हैं रश में। It often serves as a meeting place for people living far away from one another. People very often come across their friends and relatives living far away whom they have no chance of seeing otherwise. The fair is a great boon to the traders. The traders sell their item at cheap rate but in large number in a fair. In the fair, besides shops, there are some side attractions: theatre, merry-go-round, magic show, swings, रामलीला पार्टीज एक्सेट्रा प्रोवाइड अ गुड डील ऑफ फन टू द विजिटर। ठीक है, मेले में क्या होता है, मेले में लोग जो दूर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में मेले में मिल लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई दूर रहता है, ठीक है, और वो उसके घर नहीं जा पाता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक मीटिंग पॉइंट मान लो मेले में वो बना लेते हैं कि आप मेले में मुझसे मिलना, हम मेले में क्या करेंगे, आपसे मिलेंगे, वहीं मुलाकात हो जाएगी, वहीं हम मेला भी घूम लेंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना सामान वहाँ पे सस्ते दामों में बेचने के लिए आते हैं। ठीक है, लेकिन बल्क में वो ज़्यादा सामान अपना बेचते हैं कम दामों में। ठीक है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ, सामान के साथ साथ वहाँ पे क्या होते हैं, झूले भी लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी आपने राइड्स देखी होगी, मैरी गो राउंड, मैजिक शो, स्विंग्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, पपेट शो वगैरह हो रहे होते हैं वहाँ पे, रामलीला पार्टीज हो रही होती हैं, जो कि विजिटर्स को क्या करती हैं, एक्साइट करती है, मतलब उनको खुश करती है। ठीक है, द फेयर हैज़ गॉट वन स्पेशल यूटिलिटी. It is a good place for advertisement and propaganda. Since people from different places assemble at the fair, the news of the launching of any new product spread far and wide very easily. अब फेयर क्या होता है, एक स्पेशल यूटिलिटी भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो न्यू प्रमोशन वाले लोग होते हैं, मतलब आप कोई भी कंपनी होती है, वहाँ पे जाके अपने न्यू प्रोडक्ट को वो क्या कर सकती है, लॉन्च कर सकती है, या जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है उसके बारे में वहाँ पे पब्लिसिटी कर सकती है।
ठीक है। द विलेज फेयर इज रियली अ गुड थिंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स लेजर एक्टिविटी एंड एंजॉयमेंट एंड प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसीलिए विलेज फेयर को, ठीक है, क्या कहा गया है, एक अच्छी चीज़ कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक तो लेजर एक्टिविटी हो जाती है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडर्स अपना सामान बेच पाते हैं, और जो न्यू कंपनीज होती है जो अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट लोगों के सामने रख पाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे एडवर्टाइजिंग की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट ऐसे। Have a look at the newspaper and you will find a lot of space devoted to advertisement. Watch TV or use the internet for a few minutes and you will see several things advertised. Advertising has become a great सोशल एंड इकोनॉमिक फोर्स। बच्चों, आप जब न्यूज़पेपर खोलते हो आप देखते हो वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट छपे हुए होते हैं। ठीक है, जब आप टीवी खोलते हो, आप कोई मूवी देख रहे होते हो टीवी में, या आप कोई सीरियल देख रहे हो तो उसके बीच में क्या आता है, बहुत सारे एड्स आते हैं। ऐसे ही आप कोई सोशल मीडिया इंटरनेट खोलते हो तो वहाँ पे भी क्या आते हैं, बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं। एडवर्टाइजिंग इज द लाइफ ऑफ ट्रेड। इट इज एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट। Even old, well-established firm keeps on advertising. In these days of keen business competition, only that firm attract attention and draw customers that shout the loudest. So advertisement appear on hoarding and fill the newspaper. ठीक है, अब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया है, एक लाइफ ट्रेड बन गया है। ठीक है, एक चलन बन गया हमारी लाइफ का। ठीक है, अब क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐड हम देखते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, कंपनीज के लिए एसेंशियल हो गया है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। ठीक है, चाहे उनका प्रोडक्ट ओल्ड हो, चाहे उनका प्रोडक्ट न्यू हो, उनको वो क्या करते रहते हैं, एडवर्टाइज करते रहते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट बिकता रहे। ठीक है, मैनी बिजनेस कंपनीज स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो एंड टीवी बाय स्पॉन्सरिंग प्लेज, फिल्म्स, sporting events, etc. Some firms release colorful balloons carrying the name of the product they want to sell. Another common form of advertising is sampling. A food manufacturer may introduce a new brand by offering free samples in store or door-to-door एजेंट्स। ठीक है, जितनी भी आपकी कंपनीज होती है ना, वो बहुत पैसा खर्च करती हैं अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो बिक सके। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जब आप स्पोर्ट्स देखते हो या आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हो तो उनके बीच में क्या आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी होती है वो उनको चलाने का पैसा देती है, मतलब टीवी पे अपीयर होने का वो क्या करती है, उनको पैसा देती है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, एक बलून, बहुत बड़ा एक बलून होता है, उसमें एक प्रोडक्ट का आप फोटो उसमें चिपका हुआ देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसका क्या करते हैं, एक तरह से एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो अपना प्रोडक्ट, जैसे न्यू प्रोडक्ट उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका वो सैंपल मार्केट में निकालते हैं, फ्री सैंपल, ताकि लोग उसको यूज़ करें, अगर उनको अच्छा लगे तो वो उस प्रोडक्ट को बाद में जाके खरीदे। और जैसे मान लो कुछ फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो फूड के छोटे छोटे सैंपल्स निकालती हैं, उनको दुकानों में, शॉप्स में रखती है, ताकि लोग आगे उसे टेस्ट करें और फिर वो बाद में जाके अपनी पसंद के अनुसार उस प्रोडक्ट को खरीदें। The first use of advertising is that it brings in profit to traders. It is also of great use to the public. The majority of the public would be ignorant of even the existence of many good things unless they were advertised. People who need certain things can learn from advertisement where and how to get them. Advertisements save a lot of time and trouble by putting seller in टच विद बायर्स इन अ क्विक एंड सिंपल वे। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोग, जो कंपनीज होती थी, वो अपने लोगों को बेचती थी घरों में कि भाई हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारा प्रोडक्ट आप ट्राई करो। तो इससे क्या होता था, बहुत टाइम कंज्यूम होता था। ठीक है, ट्रैवल करते थे लोग। लेकिन अब क्या हो गया, आप टीवी में सिंपल अपना ऐड दर्शाते हो तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये जैसे हेयर ऑयल का ऐड है, ये हमारे हेयर्स के लिए अच्छा है कि नहीं। तो लोग क्या करते हैं, उसको देख करके, उसकी खूबियों को देख करके उसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो कंपनीज है उनको फायदा होता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सेल हो रहा है। Some advertisement make journal available at low prices. The money paid by advertiser for inserting their advertisement form the largest part of the publisher profit. Many small newspaper owe their existence to such income. Radio and television too largely
सपोर्ट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो न्यूज़पेपर है, जो रेडियो है, जो टीवी है, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि आप कंपनी वाले उनको वो ऐड चलाने के लिए क्या करते हैं, मोटी रकम देते हैं, पैसे देते हैं कि भाई तुम अपने टीवी पे या अपने चैनल पे हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करो, ठीक है। बट एडवर्टाइजिंग हैज़ इट्स अब्यूजेस। एडवर्टाइजिंग ऑफन persuade people to indulge in extravagance. What is more, many advertisements have a tendency to deceive the public by falsifying the quality of inferior articles. Consumers should guard themselves against such fraud and gross exaggeration. While some advertisements introduce the public to use full scientific discoveries and teach hygiene, some others stir up senseless fear of disease and induce people to use worthless and often dangerous drugs. The medical profession should issue warning against widely advertised preparation for self-treatment without prescription. ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उनके फ़ायदे हैं तो उनके नुकसान भी हैं। कई लोग आपको क्या करते हैं, गुमराह करते हैं, ठीक है। वो आपको फ्रॉड या आपको चीप प्रोडक्ट बेच के क्या करते हैं, आपका नुकसान करते हैं। अब आप सोचते हो कि भाई ये प्रोडक्ट तो सस्ता है, ये मेरे बजट में है, तो हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें केमिकल मिला होता है जो कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जो मेडिकल प्रोफेशन है उनको ऐसे एडवर्टीजमेंट के खिलाफ कुछ वार्निंग जारी करनी चाहिए ताकि लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो सके। टू सम अप, एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी रिवॉर्डिंग डिवाइस टू ट्रेडर्स एंड वुड बी इक्वली बेनिफिशियल टू कंज्यूमर्स इफ फाउंडेड ऑन एथिकल स्टैंडर्ड। तो लास्ट में बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो ट्रेडर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही साथ वो कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है अगर वो अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरती है तो, ठीक है। तो ये था आपका ऐसे किसके ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। नेक्स्ट ऐसे है हमारा द डाउरी सिस्टम। द डाउरी सिस्टम इज सो डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर दैट समटाइम वन फील्स दैट देयर इज गोइंग टू बी नो वे आउट, at least not for another century. Even modern well-educated families started saving up money for their daughter's dowry as soon as she is born. So what can one expect from the uneducated masses, whose only form of education is tradition? When demand for dowry are not met, the bride is subject to torture and often even killed. ठीक है। अब ये जो ऐसे डॉरी सिस्टम के ऊपर है, ठीक है, दहेज प्रथा के ऊपर है। दहेज प्रथा बताई जा रही है हमारे इंडियन कल्चर में इतनी पॉपुलर होती जा रही है कि मॉडर्न, जितने भी हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये प्रथा और डेवलप होती जा रही है, ठीक है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसी बेटी पैदा होती है वो उसके साथ साथ अपनी सेविंग करना शुरू कर देते हैं ताकि जब उसकी शादी हो तो वो क्या करे, लड़के वालों को अच्छा अमाउंट दे सके, ठीक है। और वो बता रहे ये हाल तो पढ़े लिखे लोगों का है जिनको डाउरी सिस्टम के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी बेटी के लिए पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। तो कहने ये हाल पढ़े लिखे लोगों का है, तो जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तो बल्कि क्या करते हैं, वो तो ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं और ट्रेडिशन में ही चला आ रहा है पीछे से कि हम लड़की की शादी के टाइम पे उसे दहेज देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब दहेज की मांग पूरी नहीं होती तो लोग क्या करते हैं, लोग फिर लड़की की फैमिली को टॉर्चर नहीं करते, वो लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो इतना टॉर्चर करते हैं उसको कि कभी कभी लड़की को वो मार भी देते हैं। द रीज़न मैनी parents don't want to have daughters is because of the dowry they will have to sell out at her marriage and the stress they go through due to never ending demands from in-laws. Dowry is an evil, but all of us at some level condemn it and even contribute to it. This is indeed अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये जो दहेज प्रथा है इसी की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते उनके घर में डॉटर मतलब लड़की पैदा हो, क्योंकि उनको पता है कि जब उनके घर में लड़की पैदा होगी तो उनके बर्थ के साथ ही उन्हें सेविंग करना शुरू करना पड़ेगा उसके डॉरी के लिए, उसके दहेज प्रथा के लिए, जो कि उसके इन लॉज द्वारा उसकी शादी के टाइम पे मांगी जाएगी। एन एस्टॉन्डिंग नंबर ऑफ पेरेंट्स स्टिल डोंट ले इनफ एम्फसाइज ऑन एजुकेटिंग देयर डॉटर्स। दे बिलीव देयर डॉटर्स विल गेट मैरिड इवेंचुअली एंड हस्बैंड विल सपोर्ट देम, सो व्हाई पुश देम सो हार्ड। इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते अपनी बेटी को पढ़ाना, ठीक है। उन्हें पता है कि बेटी ने पढ़ के क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आखिर में तो उसकी शादी होनी है और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के घर चली जाएगी और हस्बैंड उसका पेट तो पाल ही लेगा, तो उसको पढ़ाने लिखाने की
क्या ज़रूरत है। Poorer section of society would rather send their daughter out to work and earn some money to help them save up for her dowry। ठीक है, जो पुअर सेक्शन के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी बेटी को पढ़ाने की बजाय उन्हें काम पे भेजते हैं। ठीक है, उनसे काम करवाते हैं ताकि वो खुद अपनी शादी के लिए पैसा जमा कर सके। दोज फ्रॉम रेगुलर मिडिल एंड अपर क्लास बैकग्राउंड्स डू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल but don't emphasize career option. They view education as a rite of passage. If their daughter do well, it's something to brag about at kitty parties. ठीक है, अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने बेटियों को स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन वो कभी मतलब उनके करियर की तरफ इतना फोकस्ड नहीं रहते हैं जितना वो अपने बेटों की तरफ रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कई लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग, वो चाहते हैं उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बेटियों को वो सिर्फ स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो आगे जाके ये बनेगी, टीचर बनेगी या फिर वो कोई डॉक्टर बनेगी। ठीक है, Similarly, very wealthy parents will happily support their daughters until they get married because of the family status and their ability to fork out a high dowry. They know they will get good matches for their daughters and don't take their daughters' education very seriously. अब जो बहुत ही वेल्दी मतलब बहुत ही अमीर लोग होते हैं वो भी अपने बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं और उन्हें अच्छा खासा मतलब पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनके करियर पे भी वो लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, इसलिए ताकि वो बहुत बड़ी ऑफिसर या कोई बड़ा पोजीशन हासिल करे तो क्या होगा कि उसकी शादी के टाइम पे हम इक्वल मैच उसके लिए ढूंढ सकेंगे। ठीक है, Get serious about your daughter's education. Encourage her to have a career of her own, no matter what your financial standing is. अब बताया जा रहा है कि आप अपनी बेटी के एजुकेशन को लेके सीरियस हो जाओ। ठीक है, उसके करियर को लेकर उसको एनकरेज करो कि भाई तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें ये करियर ऑप्ट करना चाहिए, उसको आप गाइड कर सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई पेरेंट्स ऑफ द बॉय आस्क फॉर डाउरी इज दैट दे ऑफन एक्सपेक्ट दैट देयर सन विल बी earning and supporting the wife, and it is only fair that she contributes somewhat towards the household by way of dowry. If your daughter is educated and has as good a career as her husband to be, you have got a strong steps in your favor. ठीक है, अब जो लड़के के माँ बाप है वो डाउरी इसलिए भी मांगते हैं क्योंकि उनका बेटा क्या है, कभी अर्न करेगा और अपनी वाइफ को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अगर वो जो डाउरी है, जो दहेज है, वो लड़की वाले देंगे तो उससे क्या होगा, उससे उनका घर चल सकेगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अगर आप अपनी बेटी को इतने अच्छे से पढ़ाओ कि वो क्या करे, उस चीज़ के खिलाफ एक्शन ले सके, तो फिर वो क्या होगा, आपके हक में ही वो बात होगी। इंस्टेड ऑफ गिविंग हर डाउरी सो दैट शी इज़ एट ईज एट हर new home, give her a great career so that she is respected at her new home. ये बोला जा रहा है कि आप अपनी बेटी को दहेज देने के बजाय उसको एक अच्छा करियर दो ताकि वो अपने नए घर में सम्मान के साथ रह सके। If they ever treat her badly, she can walk out as she is not dependent on them. They need her monthly contribution to the household expenses and will dare not mess with her. Providing your daughter a solid education and encouraging her to pursue a career of her choice is the best dowry any parents can ever give to their daughter. ठीक है, तो बच्चों एंड में ये कहा गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन, सॉलिड एजुकेशन दे सकते हैं ताकि वो अपने करियर को अच्छे से परस्यू कर सके, और ये बताया गया है कि इससे अच्छी डाउरी एक पेरेंट्स अपनी बेटी को नहीं दे सकते। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट ऐसे की तरफ। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन January 23, 1897. When he was 5 years of age, he was admitted to the Baptist Missionary School, Cuttack. While still at school, he could realize how the British rulers डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस। ठीक है बच्चों, ये ऐसे जो है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, और जब वो 5 साल के थे तो उनका एडमिशन कौन से स्कूल में हुआ था, बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल कटक में उनका एडमिशन हुआ था। ठीक है, जब वो स्कूल में थे उन्होंने देखा कि ब्रिटिश कैसे इंडियंस पे राज करते हैं। सुभाष चंद्र बोस पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन स्टैंडिंग सेकंड in the Calcutta University every Sunday. When other students enjoyed their holidays, he and his friends collected money and food for the poor. ठीक है,
अब बताया गया कि उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। ठीक है, संडे का दिन जब बाकी स्टूडेंट्स आराम करते थे, वो और उनके फ्रेंड्स जाकर पुअर लोगों की हेल्प करते थे। In 1915, Subhash Chandra Bose passed his intermediate examination. He passed his BA with first class honor from Scottish Church College. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि 1915 में उन्होंने अपना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किया फर्स्ट डिवीजन से। ठीक है, मच अगेंस्ट हिज विल सुभाष वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू ज्वाइन द ICS इन इंग्लैंड। ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है, अब उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन उनको कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया ICS की पढ़ाई करने के लिए। ही पास द ICS विद क्रेडिट बट वॉज इन अ फिक्स वेदर टू ज्वाइन द इम्पेरियलिस्ट गवर्नमेंट और वर्क फॉर इट्स आउस्टर फ्रॉम इंडिया। उन्होंने जैसे तैसे अपने ICS का एग्जाम कंप्लीट किया। ठीक है, और फिर वो जल्दी में थे इंडिया आने के, क्योंकि वो बाहर काम ही नहीं करना चाहते थे, वो इंडिया के लिए काम करना चाहते थे। He resigned from the ICS and returned home. He met Rabindranath Tagore and was congratulated for resigning from the ICS in 1921. He joined the movement for the freedom of the मदरलैंड। अब उन्होंने ICS से रिजाइन कर लिया। ठीक है, और वापस इंडिया आ गए। इंडिया आकर वो किससे मिले, रविंद्रनाथ टैगोर से मिले। ठीक है, जिन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया और एक मूवमेंट में उन्हें शामिल कर लिया। He went to jail many times. He was elected president of Congress twice. Because of some differences in views, he resigned from the Congress and formed Forward Bloc. In July 1940, he was arrested for the 11th time. He gave an ultimatum to the British government and went on a fast unto death for his release. The British feared his death in detention and released him after 6 days of pass. अब बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी कुछ मतभेद की वजह से उन्होंने वो पार्टी भी छोड़ दी और अपनी खुद की एक नई पार्टी बना ली। ठीक है, इन जुलाई 1940 में क्या हुआ था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया 11वीं बार ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम दिया कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। तो इस डर से कि कहीं वो मर ना जाए, ब्रिटिशर्स ने उन्हें लास्ट में छोड़ दिया। अर्ली 1941 में क्या हुआ, वो अपने घर में फिसल गए। ठीक है, अब उसके इलाज के लिए वो कहाँ गए, जर्मनी गए। ठीक है, वहां से वो जापान गए और वहां पे उन्होंने एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स उन्हें नेताजी के नाम से जानने लगे। नेताजी गेव अस द फेमस स्लोगन ऑफ जय हिंद एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ही शोड दैट इंडिया कुड गेन फ्रीडम थ्रू फोर्स एज वेल एज थ्रू नॉन वायलेंस। His deeds will be an inspiration to patriots for centuries to come. नेताजी के 2 डायलॉग से उन्होंने 2 स्लोगन हम लोग को दिए था, एक था जय हिंद और दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, उनका ये मानना था कि हमें फ्रीडम कैसे मिल सकता है, हमें फ्रीडम या तो फोर्स से मिल सकता है या फिर हमें नॉन वायलेंस के थ्रू फ्रीडम मिल सकता है। इसी तरह से उनके जो काम थे, जो उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी फ्रीडम को अचीव करने के लिए जो काम किए थे, वो सदियों तक जाने जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे था किसके ऊपर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट ऐसे की तरफ, जो कि है माय फेवरेट हॉबी। अ हॉबी इज अ मीनिंगफुल परसूट ऑफ एन इंटरेस्ट। व्हेन अ पर्सन इज टायर्ड ऑफ हिज रूटीन वर्क, ही लुक फॉरवर्ड टू सम एक्टिविटी व्हिच रिफ्रेश हिम। इट फ्रीज हिम फ्रॉम हिज कॉमन डेली रूटीन। अ पर्सन कैन चूज अ हॉबी एज पर हिज liking, education, temper and time. Some of the well-known hobbies are stamp collecting, photography, gardening, coin collecting, mountaineering, रीडिंग एक्सेट्रा। बच्चों ऐसे में बताया गया है कि हर इंसान की अपनी अपनी हॉबी होती है। जब आप अपना रूटीन वर्क करते हो, ठीक है, जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अपना रूटीन वर्क कर रहे हो, उससे आप जब कभी बोर हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, तो आप कोई ना कोई हॉबी को अपनाते हो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बताया गया, यहाँ पे बहुत सारी हॉबीज है जो आप कर सकते हो एजुकेशन के अलावा, जैसे कि स्टैम्प कलेक्टिंग है, फोटोग्राफी है, आप गार्डनिंग कर सकते हो। ठीक है, कॉइन कलेक्टिंग कर सकते हो या फिर आप ट्रैकिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सारी हॉबीज हैं जो आप परस्यू कर सकते हो। आई लव रीडिंग। आई हैव मेड अ लाइब्रेरी फॉर माई सेल्फ। आई हैव अ बुक शेल्फ in my room. I have arranged my books on it.
I like to read short stories, so I make effort to collect as many storybooks as possible. At present, I have a total of 92 books on short stories written by famous writers as Mark Twain, Rabindranath Tagore, Premchand, Arthur Conan Doyle and others. I read these books for at least 1 hour every day. The books are costly, so it is difficult to buy books very often. Sometimes I visit the Kabadi Wala in search of old books. I request all my friends to gift me story books. Many of these books have been given to me in gifts. I get many books as present ऑन माई बर्थडे. ठीक है, अब जो राइटर है वो बता रहा है कि मेरी हॉबी क्या है, रीडिंग. मेरी हॉबी क्या है, रीडिंग करना. तो मैं क्या करता हूँ, मैं बुक्स को रीड करता हूँ. मेरे घर में, मेरे रूम में क्या है, एक छोटी सी लाइब्रेरी है जहाँ पे कितनी बुक्स हैं, 92 स्टोरी बुक्स हैं अलग अलग राइटर की. तो वो कहता है कि मुझे स्टोरी बुक कलेक्ट करना, स्टोरी बुक अपने पास रखना, पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो क्या करता है कि स्टोरी बुक्स बहुत महंगी आती हैं तो वो खरीद तो सकता नहीं है. तो जो आसपास जितने भी कबाड़ी वाले होते हैं ना, उनके पास क्या होती है, कभी कभी ओल्ड बुक्स पड़ी हुई होती है. तो क्या कहता है कि मैं उन कबाड़ी वालों से वो बुक्स खरीद लेता हूँ या ले लेता हूँ. और वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि जब मेरा बर्थडे आता है तो आप मुझे क्या करो, स्टोरी बुक्स प्रेजेंट करो एज अ गिफ्ट. ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो अपनी स्टोरी का जो स्टोरी बुक का कलेक्शन है उसको बना के रखता है, क्योंकि वो उसकी क्या है, हॉबी है. रीडिंग acquaint me with different situation of life. It expand my knowledge. It teaches me different style of writing. I practice to adopt these good points in my writing. It has benefited me greatly. This is the reason why I can write well and score well in the examination. तो वो कहता है कि जो बुक्स रीड करने का, स्टोरी बुक रीड करने का उसके अपने फ़ायदे हैं. ठीक है, उससे क्या होती है, उसकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है. ठीक है, वो अपने शब्दों को अच्छे से लिख सकता है और उससे क्या होता है, वो उसके एग्जामिनेशन लिखने में भी क्या करती है, उसकी हेल्प करती है. My hobby is a meaningful way of passing my leisure time. When I feel tired or when I have free time, I take out a story book and read it. This hobby is very useful during journeys also. अब वो बताता है कि जब मेरा फ्री टाइम होता है मैं स्टोरी बुक निकाल कर पढ़ लेता हूँ, ये मेरी हॉबी है. तो मैं अपने लेजर टाइम को, अपने फ्री टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करता हूँ. ठीक है, वो कहता है जब मैं टायर्ड फील करता हूँ तो मैं कोई ना कोई स्टोरी बुक निकाल के कोई ना कोई स्टोरी पढ़ लेता हूँ. और जब मैं जर्नी पे जाता हूँ या किसी कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो तब भी मैं क्या करता हूँ, स्टोरी बुक पढ़ता हूँ. ठीक है, तो उसकी हॉबी को बता रहा है कि मेरी हॉबी के ये फ़ायदे हैं. आगे चलते हैं. अ विजिट टू अ जू. Zoo is the short name of a zoological garden. Different type of animals, birds and lizards are kept there for people to watch. ठीक है, जू क्या है, जू को बताया गया कि ये शॉर्ट नेम है किसका, जूलॉजिकल गार्डन का. और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स को और रेप्टाइल्स को रखा जाता है लोगों के लिए देखने के लिए. ठीक है, लास्ट संडे आई विजिटेड द जू विद माई पेरेंट्स. वी बॉट एडमिशन टिकट्स एंड एंटर्ड द गेट. We first went round the zoo in the toy train. It was a small train with big windows on either side. We saw natural scenery with lush green surroundings. We shrugged loudly to attract the attention of the animals in the cages. Some animals looked at the toy train curiously. The chimpanzees waved to us as we went past it. After this, we walked from one cage to another. There were all kinds of birds and animals in their cages. Many birds and animals are not found in India and were brought from other countries. There were many wonderful animals. ठीक है, अब वो बताता है कि मैं भी लास्ट संडे कहाँ गया था, एक जू देखने के लिए गया था अपने पेरेंट्स के साथ. तो वहाँ पे क्या लगती है, एंट्री टिकट लगती है. तो बताता है हमने एंट्री टिकट ली, फिर हमने एक टॉय ट्रेन में हम चढ़ गए और वो टॉय ट्रेन हमें आगे जाके ले गई. ठीक है, अब वो बताता है कि वहाँ पे हमें जाते जाते बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिले. अब वो बताता है चिंपांजी ने हमें देखा और हमें देखकर अपना हाथ भी लाया. फिर उसको बताता है कि वहाँ पे हम उतर गए, थोड़े टाइम के बाद हम उतर गए और वहाँ पे क्या हुआ, हमने केजेस देखे, मतलब पिंजरे देखे जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स वहाँ पे थे. वो बताता है कि ये एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो इंडिया में नहीं रहते, मतलब ज़्यादातर इंडिया में नहीं रहते. कुछ एनिमल बर्ड जो है वो बाहर से, फॉरेन कंट्री से मंगाए गए हैं. किस लिए, ताकि हम उन्हें
देख सके। There were many kinds of monkeys, snakes and birds. The elephant was kept in a large pit. The lion was in a den. It sat there with a lioness and 2 cubs. I gave a banana to the chimpanzee. It showed its large teeth in smile. अब वो बताता है कि वहाँ पे मंकीज़ देखे, उसने स्नेक्स देखे, बर्ड्स देखी, और उसने बताया कि एलिफेंट को बहुत बड़े केज में रखा गया था, क्योंकि एलिफेंट क्या होता है, एक ह्यूज एनिमल होता है, ठीक है, तो उसको एक बहुत बड़े केज में रखा गया था। फिर वो थोड़ा आगे गया, उसने देखा कि लायन है, लायन अपने डेन में बैठा हुआ है, किसके साथ, अपनी लाइनेस के साथ, और उसके साथ उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। फिर वो बताता है कि उसने चिंपांजी को एक केला दिया, और वो केला लेते ही उस चिंपांजी ने उसको देखकर स्माइल की। I kept asking questions and my father answered them patiently. अब बताता है मैं इनके बारे में अपने पापा से क्वेश्चन कर रहा था, और मेरे पापा भी पेशेंटली उन क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे। We stayed at the zoo for 3 hours and then we walked back to the gate. I asked my father, is it good to keep the animal caged for our entertainment? He said, no doubt this is not good, but we can protect animal in this way. The visit to the zoo was a learning experience. ठीक है, अब वो बताता है कि हम वहाँ पे घूमते घूमते इतना टाइम हो गया कि हमें वहाँ पे घूमते घूमते क्या हुए, 3 घंटे हो गए। फिर वो वापस आते हुए अपने पापा से पूछता है कि पापा, क्या जानवरों को केजेस में रखना, पिंजरे में रखना अच्छी बात है? तो उसके पापा कहते हैं कि ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हम उन्हें पिंजरे में रख के क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी अपनी पापा की बात से अग्री हो गया, और उसने बताया कि वो एक ग्रेट एक्सपीरियंस था उसका, कहाँ जाना, जू में घूमने के लिए जाना। ठीक है, आगे चलते हैं हम फूड अडल्ट्रेशन की तरफ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रैम्पेट अडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स सच एज स्पाइसेस, टीज, शुगर, फ्लोर, घी एक्सेट्रा। मिक्सिंग वाटर इन मिल्क इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अडल्ट्रेशन। बच्चों, फूड अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्पाइसेस हैं, टी है, बहुत सारी फ्लोर हैं, घी है, इनमें क्या है, मिलावट होती रहती है। बहुत से लोग तो दूध में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954 मेक्स द यूज ऑफ हार्मफुल addictive and preservatives a legal offense. Such addictive cause chemical reaction in foodstuff. ठीक है, अब 1954 में एक एक्ट बना जिसमें जितने भी हार्मफुल आपके प्रिजर्वेटिव है उनको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये आपके फूड स्टफ में एक हार्मफुल केमिकल जनरेट करते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव लाइक सॉल्ट, शुगर और स्पाइसेस, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच मेक्स फूड टॉक्सिक एंड मे लीड टू विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, जितने हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, दूसरे स्पाइसेस हो गए, इनके यूज़ पर बैन नहीं है। लेकिन जो हमारा दूसरा प्रिजर्वेटिव होता है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसके यूज़ पर बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये विटामिन डेफिशिएंसी को जन्म देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून BST in ghee and butter are banned in many countries for they lead to asthma और dermatitis। ठीक है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट थे जो घी में पाए जाते थे, बटर में पाए जाते थे, उनको क्या किया गया, उनको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अस्थमा और डर्माटाइटिस जैसी बीमारियों को जन्म देते थे। Some years ago a cooking medium was discovered that contained beef in it. Such adulteration has not only health implication but ऑल्सो रिलीजियस इम्प्लीकेशन इन इंडिया। कुछ साल पहले ये कहा गया था कि जो हमारे कुकिंग मीडियम होते हैं, जो हमारे कुकिंग ऑयल होते हैं, उसमें बीफ की मिलावट यानी कि गौ मांस की मिलावट हुई थी। अब ये हेल्थ के पर्पज से अगर देखा जाए तो गलत तो है ही, ये धार्मिक पर्पज से भी अगर देखा जाए तो भी गलत है इंडिया में। सम ईयर्स अगो इट वॉज डिक्लेयर दैट अ सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्ड अ हार्मफुल एलिमेंट कॉल्ड BVO। ठीक है, अब कुछ साल पहले ये कहा गया था कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर एक हार्मफुल केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है BVO। आर्टिफिशियल स्वीटनर लाइक सैकरिन हैव इल इफेक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कॉज ब्लड क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज, सो ग्रेट केयर हैज टू बी टेकन इन बाइंग प्रोसेस्ड फूड। बच्चों, जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जैसे कि सैकरिन, ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है। सो हमें प्रोसेस फूड
खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए। Adulteration of milk is also a matter of concern. We have heard of mixing water in milk, but the manufacturing of chemical is a new phenomenon. The ingredient which are used to make this milk are dangerous. ठीक है, अब बच्चों हमने सुना था कि मिल्क में क्या था, पानी मिलाया जाता था और मिल्क में काफ़ी केमिकल्स भी मिलाए जाते थे। ठीक है, Some of these ingredients are urea, कॉस्टिक सोडा, रिफाइंड ऑयल, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो केमिकल मिलाया जाता था दूध में वो ये थे, यूरिया था, कास्टिक सोडा था, रिफाइंड ऑयल था, डिटर्जेंट तक दूध में मिलाया जाता था। इट इज़ सेड दैट केमिकल मिल्क कॉजेज अ नंबर ऑफ एलिमेंट सच एज कैंसर, हार्ट ट्रबल, लिवर डिसऑर्डर, किडनी फेलियर एक्सेट्रा। अब आप ऐसा केमिकल वाला दूध पियोगे तो क्या होगा, उससे आपका किडनी फेल हो सकती है। ठीक है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको कैंसर तक हो सकता है। दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी हैंडल्ड अर्जेंटली। एफिशिएंट टेस्टिंग सेंटर्स मैन्ड बाय ऑनेस्ट पीपल शुड बी set up in all towns and cities. The culprit involved in adulteration should be punished severely and awakening campaign should be started among the masses through मीडिया। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसमें ऑनेस्ट लोग हैं जो इन फूड सैंपल की टेस्टिंग कर सके और इन्हें बैन कर सके। ठीक है, हमें उन लोगों को भी जेल के पीछे पहुंचाना चाहिए जो इन सब मिलावटों में शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कुछ अवेकनिंग प्रोग्राम्स चला सकते हैं मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो फूड में जितनी भी मिलावट होती है उससे बच सके। ठीक है, अब आते हैं अपने 13th ऐसे की तरफ जो कि है अ जर्नी बाय ट्रेन। ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैज़ ऑलवेज अट्रैक्ट मैन। मोस्ट ऑफ आर डिस्कवरीज आर द रिजल्ट ऑफ ट्रैवल। A journey gives different types of experience which enrich life. I undertook a journey to New Delhi last Saturday to visit my uncle. बच्चों, इस ऐसे में राइटर बताना चाह रहा है कि ट्रैवलिंग जो है वो लोगों को एक्साइट करती है। ठीक है, हम नई नई जगह जाना पसंद करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। तो ऐसे ही वो बता रहा है कि वो भी दिल्ली गया था अपने अंकल से मिलने लास्ट सैटरडे। I prepared my luggage. I arranged cloth, brushes, books and other things necessary for the journey and stay at New Delhi. I securely packed these things in a suitcase and bag. ठीक है, वो बताता है कि अब मुझे ट्रैवल करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना लगेज तैयार करूँगा। तो उसमें क्या करूँगा, बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके ट्रैवलिंग में काम आएगी, जो उसके दिल्ली में रहने के टाइम पे काम आएगी, वो सारी चीज़ें वो क्या कर लेगा, पैक कर लेगा। ठीक है, I arrived at the railway station half an hour prior to the departure time of the train. I bought a ticket and entered the platform. The platform was long and many passengers were there. There were many coolies, vendors and railway personals also. ठीक है, वो बताता है कि वो अपनी ट्रेन का जो टाइम था उससे हाफ एन आवर पहले वो अपने रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वहाँ उसने प्लेटफॉर्म टिकट ली और प्लेटफॉर्म की तरफ वो चल पड़ा। वो बताता है कि वहाँ पे उसने बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें देखी, कूली देखी, पैसेंजर्स देखे जो ट्रेन का वेट कर रहे थे। When the train arrived, the people crowded the platform. People wanted to get in the compartment as soon as possible, so people were pushing and shoving one another. अब वो बताता है जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए अपने कंपार्टमेंट में चढ़ने की कोशिश करने लगे। ठीक है, I entered a compartment. Luckily, I got a seat on the window. I adjusted my luggage on the upper berth. Then I sat down. 7 more people were there in the cabin. As soon as the train whistled and started to move, some people ran to catch the train. ठीक है, अब वो कहता है कि लकीली मैं भी एक कंपार्टमेंट में चढ़ गया और मुझे क्या हुआ, विंडो सीट मिल गई। ठीक है, अब वो बताते हैं मेरे कैबिन में 7 और लोग थे। ठीक है, जैसे ही ट्रेन ने विसल किया, मतलब चलने की तैयारी की, उसने एक घोषणा की कि ट्रेन चलने वाली है, तो बहुत लोग फास्ट भाग के ट्रेन को चढ़ने के लिए आ रहे थे, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेजुअली द नॉइज रिड्यूस्ड। द पैसेंजर सिटिंग नेक्स्ट टू मी टुक आउट अ मैगजीन एंड बिगेन टू रीड। वन पैसेंजर टुक आउट अ पैक ऑफ कार्ड्स एंड सून 3 more people joined him. I looked out of the window to see the trees, houses and field
गोइंग पास। अब ट्रेन चलने लगी, अब वो बताता है जैसे ट्रेन चलने लगी लोग अपना मनोरंजन का मतलब अपना कुछ ना कुछ ढूंढने लगे, कुछ ना कुछ काम ढूंढने लगे। जैसे कुछ लोग बुक पढ़ने लगे, एक आदमी ने कार्ड निकाला और 3 और लोगों ने उसे ज्वाइन कर लिया कार्ड खेलने के लिए। अब वो बताता है कि मैं तो विंडो के पास बैठा हुआ था, तो मैं विंडो से बाहर ट्रीज को, फील्ड को, विलेजेस को, हाउसेस को देख रहा था। The train arrived at New Delhi railway station on its scheduled time. It was a nice experience. I did not face any problem. अब वो बताता है कि मेरी ट्रेन टाइम से दिल्ली पहुंच गई, मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, मुझे भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे था किसके ऊपर, माई जर्नी बाय ट्रेन के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको ऐसे का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।